अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम मसूद और आपको पता है इन दिनों एक सिलसिला है और मैं इसे बड़े ज़ौक़ और शौक़ से कर रहा हूं। वो है पाकिस्तान के बड़े जो एजुकेशनिस्ट हैं, रिसर्च में, एकेडमिया में और एडमिनिस्ट्रेशन में। सआदत हासिल कर रहा हूं कि उनके साथ कुछ गुफ्तगू हो, उनसे कुछ सीखूं। और मैं यही कहा करता हूं कि पाकिस्तान में अगर तब्दीली आई तो ये एवोल्यूशनरी आनी है, रेवोल्यूशनरी ज़रा मुश्किल है। और एवोल्यूशनरी भी इसी तरह आएगी कि हम कितनी अप्लाइड रिसर्च कर रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटियों में सवाल उठाने की कितनी इजाज़त है, हमारा रिसर्च लेवल क्या है, हमारी इंटरनेशनलाइजेशन का क्या मेयार है, एंटरप्रेन्योरशिप को हम किस तनाजुर में देख रहे हैं। गोया जो इमर्जिंग ग्लोबल ट्रेंड्स हैं उनको हम किस पस मंजर और पेश मंजर के साथ देख रहे हैं। आज जो मेरे साथ बड़े प्यारे दोस्त और बड़े काबिल एहतराम शख्स मेरे साथ हैं, प्रोफेसर हैं, रिसर्च में बड़ा नाम है। मैं चाहूँगा, अभी मैं ये पेपर खोल नहीं रहा कि वो कौन है, वो खुद तारफ करवाएंगे, लेकिन इतना बताता हूँ कि अपनी ज़ात में ना सिर्फ एक अंजुमन है, मेरी कौम का इफ्तिखार हैं, एजाज़ हैं, अनमोल असासा हैं प्रोफेसर डॉक्टर तारिक महमूद। और यूनिवर्सिटियों से लेकर HEC तक और HE से लेकर यूनिवर्सिटियों तक, फिर लैब से लेकर क्लास तक और क्लास से लेके कम्युनिटी सेंटर समझते हुए इस दुनिया को, इस इकोसिस्टम को, वो उन्होंने ये सब जगहों पे अपना लोहा कैसे मनवाया, आइए उन्हीं से सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर तारिक महमूद है। मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल का वाइस चांसलर हूँ। मैंने अपनी इब्तदाई तालीम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से हासिल की। मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया। फर्स्ट डिग्री के बाद मुझे मौका मिला, मैंने शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेनिंग्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया से पथ से हासिल की, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद मुझे अल्लाह ने मौका दिया, मैं जापान में भी गया, मैंने कुछ जापान से ट्रेनिंग्स हासिल की। फिर MS का मुझे स्कॉलरशिप मिला, तो मैं स्कॉलरशिप के ऊपर ब्रिटिश काउंसिल के स्कॉलरशिप के ऊपर मैं MPhil करने के लिए जो दुनिया की टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ में थी, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा, अब वो टॉप 15 यूनिवर्सिटीज़ में है, मैं वहाँ चला गया। वहाँ MS के दौरान मुझे मेरे जो वहाँ के साथी थे उन्होंने मेरे साथ प्रॉमिस किया कि वो जो मेरा MS का स्कॉलरशिप है उसको PhD में कन्वर्ट कर देंगे। लिहाजा उन्होंने मेरा MS का जो था प्रोग्राम उस पर मुझे सर्टिफिकेट दिया और मुझे 6 माह के बाद उन्होंने PhD में कन्वर्ट कर दिया। तो उस दिन से ऑनवर्ड मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल मुकम्मल होने से पहले स्ट्रेस फिजियोलॉजी के सब्जेक्ट में, जो कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का एक एस्पेक्ट भी है और प्लांट फिजियोलॉजी का एक एस्पेक्ट भी है, जो कि उस वक्त बहुत इन वोग था, मैंने PhD की यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा से। ये सर कौन सी सन थी? ये 95 में जी, 5/95 में मैंने PhD जो है वहाँ से मुकम्मल की। उसके बाद मैंने आके वापस यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद ही को ज्वाइन किया। 98 में मैं रावलपिंडी में यूनिवर्सिटी ऑफ एरिड एग्रीकल्चर को ज्वाइन किया। तो उसके बाद मैं वहाँ पे टीचिंग के साथ साथ मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिपार्टमेंट थे उनका भी हेड रहा। फिर मुझे मौका मिला पोस्ट डॉक्टरेट करने के लिए, क्योंकि मेरे 2-3 बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इटली के साथ, जो कि 8 करोड़ 7 करोड़ के थे, और वो सारे के सारे प्रोजेक्ट थे फुल्ली फंडेड और सपोर्टेड थे बाय इटालियन फाइनेंशियल एड प्रोग्राम के तहत। तो मैं वहाँ चला गया। तो फिर मैंने रोम से 1 साल मैंने वहाँ PhD का काम किया, जो कि इको फिजियोलॉजी बड़ा एक इमर्जिंग सब्जेक्ट था, पॉल्यूशन से रिलेटेड। उसके ऊपर हमने इको तो सुना, इकोलॉजी सुना, ये इको फिजियोलॉजी
ये एक तरह का फाइटोसोशियोलॉजी टाइप और प्लस फिजियोलॉजी आपने डाल जी जी, उसमें इको सो यूनिक। उसमें ये था कि जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन जिस तरह हम आजकल देख रहे हैं कि लाहौर में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होती है, अब उन्होंने वहाँ रोम के ऊपर भी ये चीज़ एक पाई जाती थी इसी किस्म की, तो उन्होंने उसको जब इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो पता चला कि रोम से बहुत दूर कुछ ऐसे पौधे हैं जो कुछ ऐसी गैसेस खारिज करते हैं कि वो सर्कुलेशन के साथ रोम के ऊपर जाती हैं और रोम में जो व्हीकुलर एग्जॉस्ट है वो उनके साथ मिलती हैं और उसकी वजह से वहां पे पॉल्यूशन क्रिएट हो रही है। एनवायरमेंटल फ्रेंड नहीं है। तो फिर उन्होंने वो पौधे आइडेंटिफाई करने शुरू किए जो रेस्पॉन्सिबल थे इसके लिए, और वो जो गैस खारिज होती थी उसका नाम आइसोप्रीन है। आइसोप्रीन जी, तो आइसोप्रीन ये स्ट्रेस के अंदर पौधे जो है इसको रिलीज करना शुरू कर देते हैं, और सबसे ज्यादा आइसोप्रीन जो रिलीज होती है, आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है, आप चूंकि सब्जेक्ट के आदमी हैं, ये यूकलिप्टस से होती है। अच्छा। यूकलिप्टस जब स्ट्रेस कंडीशन होती है तो स्ट्रेस के अंदर सबसे ज्यादा आइसोप्रीन ड्राई कंडीशन में, शदीद गर्मियों में, ड्राउट के अंदर वो बहुत ज्यादा रिलीज करता है, और ये इतना रिएक्टिव कंपाउंड है कि जो उसके पास। डॉक्टर साहब ये यूकलिप्टस को आम फाहम जुबान में क्या? सफेदा जी। जैसे हमने अपने मोटरवे के ऊपर बहुत सारा लगाया हुआ है, बहुत सारी जगहों पे बाकी भी लगा हुआ है, तो और दूसरे नंबर पे पॉपुलर था। पॉपुलर भी इतनी ये डेंजरस गैस है ये जब निकलती है, आइसोप्रीन। और अब हमने बहुत सारे पौधे आइडेंटिफाई करने शुरू कर दिए, दुनिया ने भी किए कि हमारे पार्क्स में हम बहुत सारे पौधे लगाते हैं और हम उसमें वॉक के लिए जाते हैं, उसके इर्द गिर्द सारी ट्रैफिक घूम रही है, उसका एग्जॉस्ट जो है वो आता है, ये उनके साथ मिलते हैं और ये ज़मीन के करीब जो होती है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, उसको बढ़ाते हैं, जो कि सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा मुज़र है। ये वो टेक्निकल चीज़ें हैं जो इस वक्त साइंटिफिक बेसिस के ऊपर इन्वेस्टिगेट की जा रही हैं कि हमने पार्क्स में, चौक के करीब, ट्रैफिक वाली जगहों पे कौन से पौधे लगाने हैं। मतलब ये ओजोन जो है, ओजोन लेयर, ये तो हम कई दफा कह चुके थे, हम उस ओजोन की इफेक्ट सर, उस ओजोन की बात 95 में बातें कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से। सर उससे भी पहले की थी, जब मैं गया तो ये वहां चल रहा था। ये बताइए क्या पाकिस्तान में ये बातें अभी टीवी पे, किताबों पे, अखबारात पे या सियासतदानों में ही होती है, या लैब्स में सुपरवाइजर और रिसर्चर स्कॉलर्स भी कर रहे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर जो है, मेरे 3 स्टूडेंट्स ने इन्हीं के ऊपर मेरे उसी प्रोजेक्ट में वहाँ जाके काम किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो एसोसिएट प्रोफेसर भी बन चुके हैं और वो फर्दर वो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। है ये कि ये वो ओजोन है जो ज़मीन के करीब पाई जाती है, और ओजोन कार्सिनोजेनिक है, वो कैंसर काजिंग है, उससे सेहत के बहुत सारे मसाइल हैं। प्लस ये जो एयर पॉल्यूशन जिसको हम कह रहे हैं, जिसको हम स्मोक कह रहे हैं, ये सारी उसी की बाई प्रोडक्ट्स हैं। और हम इंडस्ट्रियल जितने एग्जॉस्ट हैं, जब वो इन आइसोप्रीन और बाकी एग्जॉस्ट के साथ मिलते हैं, ये जो गुलाब चढ़ जाता है ये उनकी वजह से ऐसा। तो हम सिर्फ कहते हैं कि ये इंडस्ट्री की वजह से हो रहा है। जो हम फसलों को जला रहे हैं, वो जो जलने से धुआं पैदा होता है, वो धुआं भी इसके साथ मिलता है, तो वो सारा यही कुछ कर रहा है। तो रियलाइजेशन है, थोड़ी बहुत रिसर्च भी उसमें है। आपका मतलब है ये जो स्मॉग प्रॉब्लम हमारी चल रही है, जी जी, इसके पीछे भी ये है बहुत सारी। डॉक्टर साहब यहाँ मुझे एक सवाल आपसे, बात तो सीधी रिसर्च पे चली गई और मेरे इंटरेस्ट पे चली गई, तो आपके मुताबिक तो फिर वी हैव टू रिड्यूस यूकलिप्टस। लोगों ने तो इसको इरेडिकेट कर रखा है जनाब। अच्छा। पूरे एक तो ये पानी सारा पी जाता है। इटली में देखा यूकलिप्टस बहुत ना होने के बराबर है, उन्होंने इरेडिकेट कर दिया। सर ये ऑस्ट्रेलियन पौधा है, जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो वहां पे भी इट्स नॉट वाइल्ड प्लांट, ये नेटिव है वहां का, ये वहां का नेटिव है, ऑस्ट्रेलियन नेटिव प्लांट है ये। ओके। वहां ड्राई एरियाज में सारे में उगता है और ये पानी का पंप है, जमीन से सारा पानी चूसता है जी। बहुत ही ज्यादा इसकी वाटर रिक्वायरमेंट है। और इसका एक और नुकसान ये है कि इसके जो पत्ते हैं वो फिनोल्स उनमें इतने ज्यादा होते हैं, जहां गिरते हैं, आप कभी रियलाइज करें, पार्क में आप जाते हैं, इसके नीचे कोई चीज नहीं उगती, इसके पत्ते डिग्रेड होते हैं, वो नीचे कुछ उगने नहीं देते। तो ये एक ऐसा पौधा है जो नुकसानदेह है। और आपने महसूस किया कि जब आप लोग मोटरवे पे ट्रेवल करते हैं, जब आग लगी होती है, गर्मियों में ये अक्सर आग लग जाती है, इसके जो ड्राई पत्ते नीचे गिरे हुए हैं वो ही बर्न होते हैं और वो मजीद एयर में ये टॉक्सिक गैसेस जो हैं वो। तो ये पूरी दुनिया में लोग जहाँ पे पानी का मसला है वो तो यूकलिप्टस का नाम नहीं लेना पसंद करते, वो कहते हैं कि ये पानी सारा चूस रहा है,
वाटर टेबल इसको ये ड्रॉप कर दिया इसने बड़ी तेजी से। डॉक्टर साहब आज या कल ही मैं पढ़ रहा था कि वो जो स्ट्रेस एनवायरमेंटल आ रहा है, केप टाउन गालबन वो पहला शहर है जिसमें जहाँ शॉर्टेज ऑफ वाटर का डिक्लेयर कर दिया ऐसे ही है। तो ऐसी जगह पे इस तरह के पौधे के जो जिनकी अब्जॉर्प्शन ज्यादा हो और उनके ऊपर ना कोई सुसाइडल। सर ये आपने खूबसूरत बात की। मैं इस पौधे के बारे में कहता हूँ ये वाहद पौधा है जिसके ऊपर जिसने हमारी इकोलॉजी डिस्टर्ब कर दी। ना परिंदा बैठता है, कोई इकोनॉमिकली हम इसे सर ना परिंदा बैठता है, परिंदा बैठना पसंद ही नहीं करता, ना इसके ऊपर कोई हाँ ऑस्ट्रेलिया में इसके ऊपर एक जानवर होता है सिर्फ, उसको कोआला बेयर कहते हैं, वो छोटा सा बेयर है, वो इसके ऊपर सरवाइव करता है। नाज़रीन बात प्रोफेसर डॉक्टर तारिक महमूद साहब के साथ, अभी इनका तारुफ पूरा नहीं आया था, मुझे ये एहसास है वो इतनी दिलचस्प बात इन्होंने कर दी, तारुफ पीछे रह गया। छोटी सी ब्रेक के बाद तारुफ से फिर यूकलिप्टस पे आएंगे। डॉक्टर तारिक महमूद ने नारोवाल यूनिवर्सिटी का लिखा भी नहीं था, लेकिन सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जो सर्च कमेटी का भी सेक्रेटरी था, उन्होंने ब्लैक मेल करके इन्हें नारोवाल भिजवाया। काम क्या खाक होता। वेलकम बैक नाजरीन बात हो रही थी कि कौन से पौधे दोस्त हैं, कौन से पौधे दोस्त नहीं है। यकीन कीजिएगा जब प्रोफेसर साहब की खिदमत में मैं हाजिर हुआ कि मैं इनका इंटरव्यू करूंगा, इनसे डिस्कस करूंगा, तो मेरा ख्याल था और ही ख्याल था ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन पे बातें होंगी, ये प्योर रिसर्च और वो भी एनवायरनमेंट की रिसर्च की तरफ बात चली गई। तो ये है मेरे लिए एक अच्छा मौका है, सीखने का मौका है। ऑब्वियसली होपफुली आप भी सीखेंगे। जी डॉक्टर साहब। सर मैं बात कर रहा था पहले जरा वो आगे कि हाँ आपने जब पीएचडी की जी इको फिजियोलॉजी की हम बात कर रहे थे, तो मैंने वहाँ पे ये चीज़ सीखी कि ये जो आइसोप्रीन है, जब स्ट्रेस एनवायरनमेंट होता है, ड्राई कंडीशंस होती हैं या ज़्यादा सनलाइट होती है, तो उनमें बहुत सारे पौधे ऐसी गैसेस खारिज करते हैं, ये बहुत टेक्निकल हो जाएगी बात को, 3 कार्बन ऐसा कंपाउंड रिलीज होता है, वो पूरा फोटोसिंथेसिस साइकिल मुकम्मल होने से बहुत पहले ही पौधा अपनी सर्वाइवल के लिए उनको खारिज करना शुरू कर देता है। जब वो खारिज होते हैं तो वो बहुत रिएक्टिव होते हैं, तो वो देखते हैं कि कौन से कंपाउंड के साथ मिलके स्टेबल हो सकते हैं। तो वहां पे ये उन्होंने फाइंड आउट किया था कि रोम के इर्द गिर्द दूर इलाकों में 25-30 मील के बाहर लोगों ने बहुत बड़े बड़े इनके फॉरेस्ट लगाए हुए थे। डॉक्टर साहब हम सुना करते थे कि रोम में रहना है तो रोमियो की तरह, नहीं तो रोम छोड़ दो। देखें उन्हें रोम फ्रेंड नहीं लगा वो पौधा, उन्होंने उसे खत्म कर सर बिल्कुल खत्म कर दिया, और उसके ऊपर उन्होंने इतनी और हमने अभी सोचना भी नहीं शुरू किया। सर अभी जहाँ पे मैं बात कर रहा था, इसके ऊपर ना फल लगता है ना इसके ऊपर कोई परिंदा बैठता है, और कमाल ये है कि अगर एक दफा ये लगा दें आप, इसको काटें, ये जड़ों से फिर निकलना शुरू हो जाता है। ये एक ऐसा कैंसर है, इसको उखाड़ना भी मुश्किल है। सब चूंकि आप तो फिजियोलॉजी नाज़रीन फंक्शन की बात है, यानी अगर हम किसी पौधे का किसी जानवर के फंक्शन की स्टडी करें तो इसका फिजियोलॉजी, तो इसका डॉक्टर साहब अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? ग्रो भी जल्दी करे, कुछ दे भी, हम यूकलिप्टस को खत्म करें और इसका कोई अल्टरनेटिव सोचे जो एनवायरनमेंट फ्रेंड भी हो। सर आपने बात बहुत खूबसूरत कर दी, मेरे दिल की बात कर दी। मैं दोस्तों को ये कहता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ से मोटरवे का एग्जांपल ले लेते हैं इस्लामाबाद तक का। आपकी बीट्स हैं बनी हुई, मैं 10 बीट्स हैं या 8 बीट्स हैं जो एक पेट्रोलिंग की है। आप यहाँ से आपकी पहली बीट जो शेखुपुरा तक जाती है, आपका अमरूद का इलाका सारा अमरूद का सर, आप उसके दोनों तरफ जो टोटल एरिया कैलकुलेट कर लें, ये कितने हजार मुरब्बा में मुश्तमिल है, इसके ऊपर आप अमरूद लगा दें। लोग ब्रेकें लगा के अमरूद खाना शुरू कर सर नहीं खाएंगे। ओके सर नहीं खाएंगे। ये आप देखिएगा सिट्रस वाले में थोड़ी देर हुई, फिर उनको पता चल गया कि यहाँ पे है, लोगों ने छोड़ दिया करना। वहां से आप अगला हिस्सा आपका सिट्रस का शुरू हो जाता है, आप वो लगा दें। उससे अगला आपका जाता है सर बेरी का। बेरी का इतना खूबसूरत सर हनी है उसका, और बेरी तो नायाब हो गई। और हम वो जो काली बेरी वाला शहद है वो तो खत्म हो गया। आप कलर खार से अगले हिस्से में है सर, इस वक्त आपके यहाँ ऑलिव इतना ज्यादा वहां पे ग्रो किया जाता है। मैं किसी वक्त उस प्रोजेक्ट का हिस्सा था, मैं इटली से, मेरे दोस्त होते थे डायरेक्टर जनरल वहां पे, तो मैं वहां से पौधे इटली से ला के ऑलिव के उनको दिया करता था कि सर इनको भी शामिल करें अपने। इस वक्त वहां मैं नॉर्वे गया तो नॉर्वे
अब मुझे नहीं पता था कि वो पौधे इधर भी हैं, तो मैं वहां से लेके आया। तो मुजफ्फराबाद मेरे दोस्त हैं, तो मैंने कहा जी मैं तो आपके लिए नार्वे से, ओस्लो से ये पौधे लेके आया हूँ, ये कुछ बीज लेके आया हूँ। तो जो आपने बताया तो मुझे वो कहानी याद है। सर वहां पर सिर्फ इजहार लिमिटेड वालों का इतना बड़ा फार्म है, विश के कभी आप जाके देखें, 15 लाख ऑलिव का पौधा उन्होंने एक जगह पे लगाया। सर डॉक्टर साहब ऐसा भी तो हो सकता है कि वो तो आपकी बात ठीक है, अगर हम M5 सर थोड़ा सा इसका वो हो जाएगा। नहीं सर, उसका थोड़ा सा सेगमेंट, एक जुमला फिर आपकी बात यही से, क्या कुछ हम यूनिवर्सिटियों को बोटेनिकल गार्डन के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए सर मैं उसी की तरफ आ रहा था। जो आपका क्वेश्चन है मैं उसी को कंप्लीट करूंगा इंशाल्लाह, कि उससे थोड़ा सा अगला हिस्सा इस वक्त पपीता, सर हाइब्रिड किस्म का पपीता, एक पौधा 7 माह का, इतना पौधा जो होता है ना 4 फुट का, इतने बड़े बड़े पपीते शुरू करता है सारा साल। और अगर आप वो पपीता लेके कहीं तोड़ के खा ले, आप कहें यार मैंने आम नहीं खाना, मुझे यही ला के दें, इतना हेल्दी चीज है। वो 8 माह के अंदर फ्रूटिंग शुरू करता है। हाइब्रिड किस्म है वहां की, थाईलैंड की, इस वक्त इतनी तेजी से फैल रही, आप उसको अगले हिस्से में लगा दें, ये आपकी बेल्ट के ऊपर इसकी अपनी प्रोड्यूस इतनी आ जाती है कि आपको सारे का खर्चा निकालना आसान। नंबर 1 नेचुरल बायोडाइवर्सिटी, नेचुरल आपके पौधे भी मौजूद, आपको ये जो एयर पोल्यूशन भी खत्म, खूबसूरती अपनी जगह पे, पौधों की ये हर एक फ्लावरिंग का टाइम डिफरेंट है, खुशबू है। सर उससे हटके जो आपने बात की एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी, हमारे यहाँ हम कहते हैं जी बच्चों के पास करने को कुछ नहीं है, हम क्या उनको शोबे में किस में लेके जाएं। आप उनको बीट्स दे दें, आप गवर्नमेंट और बहुत सारे, यानी आप एग्रीकल्चर वालों को, फॉरेस्ट्री वालों को, बॉटनी वालों को, बायोटेक्नोलॉजी वालों उनको कहें कि ये तुम्हारा एरिया, एनवायरमेंटल साइंसेज वालों को वहां पर लैब्स बना दें ना जी, उनको कहें कि इस बीट से इस बीट तक ये आपका इलाका है, आप ये पौधे लगाएं, आप कैंपेन करें, आप इसको ग्रो प्लांट्स में ले जाएं, आप फार्माकोलॉजी की तरफ ले जाएं, मेडिसिनल प्लांट्स की तरफ। आपको बहुत सारे फिलांथ्रोपिस्ट ऐसे मिलते हैं जो हजारों नहीं लाखों पौधे फ्री देने के लिए तैयार है। वो कहते हैं कि जी हमसे ले पौधे, यहाँ आप लगा के दिखा दें। दूर की बात डॉक्टर साहब छोड़े, मुझे खराजे तहसीन पेश करना पड़ेगा। मेरे पास बड़ा सा लान है, तो मेरी बेटी को उसकी यूसीपी ने, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब ने इतने पौधे दिए कि वो, और उसमें फलदार पौधे हैं। एक डॉक्टर साहब छोटा सा सवाल, बातें आपकी मर्जी की जारी रहेंगी। मुझे बताइए, वो एक पौधा होता था दलबर्जिया सीसो, काली टाली जिसे आप कहते हैं, ये काला किक्कर, काली टाली, इनकी फिजियोलॉजी हमसे क्यों नाला होगी? सर इसमें एक बीमारी आई, सूखे की बीमारी, वायरल इन्फेक्शन जी, वायरल आई, और ये मोस्टली नहरों के किनारों पे जितनी थी सारी खत्म हो गई, टाली जो थी। Can we bring back? Of course, why not? सर आपने पूरे सिंध में केला रेडिकेट करके वायरल, उसके ऊपर बंची टॉप आई थी, सारा खत्म करके नया वहां पे आ गया। सिंध वाले काम कर रहे हैं सर, हर जगह पे भी किया जा सकता है। हमारे इंशाल्लाह ऐसी बात नहीं, नाउमीदी की बात नहीं, हम कर सकते हैं सर। नहीं, हम तो है ही नहीं, हम तो डॉक्टर साहब वो लोग हैं, मायूसी की बात नहीं, नॉट एट ऑल, चैलेंजेस हैं। एग्जैक्टली, हम इसको चैलेंज समझेंगे। सर वो जो बात मैं कर रहा था कि ये उनको हम अगर तमाम को दे दें, और आपने पौधे बांटने की बात की, सर मैं पिछले 3 साल से नारोवाल में, इट्स ऑन रिकॉर्ड, हर 14 अगस्त को एटलीस्ट 10,000 पौधा फ्री में बांटता हूं उसके चौक में खड़ा होकर। नाज़रीन, प्रोफेसर डॉक्टर तारिक महमूद साहब 10,000 पौधा अपने हाथों से अपनी यूनिवर्सिटी के सदर दरवाजे पे खड़े होकर तकसीम करते हैं। यकीनन 14 अगस्त को यौम आज़ादी वाले दिन, और आज़ादी मनाने का ये कितना खूबसूरत और ग्रीन तरीका है। आप देखें, हमारे झंडे में भी वो ग्रीन कलर है। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। सिफारिश ना थी और वीसी क्लब से ताल्लुक ना था, मकामी सियासत ये समझती रही कि पीटीआई ने भेजा है और ये भुगतते रहे। नाज़रीन, बात बड़ी आपके सामने फ्रूटफुल हो रही थी, पौधों की बात करें और बात फ्रूटफुल हो तो ये खुशकिस्मती है। प्रोफेसर डॉक्टर तारिक महमूद, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल, हम में मौजूद है। तो मैं फिर इनसे दरख्वास्त करूंगा कि जहाँ से सिलसिला टूटा था डॉक्टर साहब वहीं से शुरू कीजिए। सर हम पौधों की बातें कर रहे थे, इस मुल्क को सरसब्ज बनाने के ख्वाब है उसके बारे में बात कर रहे थे। आपने वो दिलबर्जिया सिसु की भी बात की,
हमारे यहाँ बहुत पोटेंशियल है और उसके ऊपर बहुत काम हुआ और हम उसको आगे भी लेके जा सकते हैं। मैं आपसे बात कर रहा था कि हमें कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जिनको बढ़ाना है, कुछ फ्रूट्स हमारे शामिल करने हैं, कुछ पौधे ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद नहीं हैं, हम उनको ख़त्म करके दूसरों को आगे लेके आना। और मैं कोई बहुत नई बातें नहीं कर रहा, ये सबको मालूम है, सिर्फ ये है कि देयर इज़ अ नीड कि एक विल क्रिएट की जाए कि हम इसके ऊपर अमल कर सकें। सर, इन चीज़ों को थोड़ा सा मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ। अपने तारफ़ का एक हिस्सा मेरा ये था कि एक अरसा मुझे एडवाइज़र रिसर्च के तौर पे हायर एजुकेशन कमीशन में भी काम करने का मौका मिला। ये कौन सा दौर था? ये उस वक्त डॉक्टर मुख्तार साहब वहाँ पे चेयरमैन थे, 14 और 15 2 साल जी पहले टेन्योर में। तो उस वक्त मैंने वहाँ काम किया और फिर उसके बाद कंसेक्टिव नेक्स्ट जो 2 इयर्स थे वो मैंने आईसेस्को में एज डायरेक्टर साइंस भी काम किया। क्योंकि आईसेस्को जो है इस पैरेलल टू यूनेस्को और ये इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की सब ब्रांच है और इसके 57 मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो मैं वहाँ पे एज डायरेक्टर साइंस अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैंने वहाँ भी अपनी खिदमत सर अंजाम दी। तो ये दोनों चीज़ों को मैं थोड़ा इकट्ठा करके मैं रिसर्च की एक्टिविटीज़ की तरफ आता हूँ। हम बात करते हैं, मैं सिर्फ अपने आप को अपनी गुफ्तगू को प्लांट्स की रिसर्च पे फोकस नहीं रखना चाहता। मैं चाहता हूं कि अगर हम रिसर्च की बात करते हैं तो हम रिसर्च इकोसिस्टम के ऊपर बात करें। रिसर्च लैंडस्केप हमारे कंट्री का क्या है, हम क्यों रिसर्च में ब्रेक थ्रूज नहीं कर पा रहे और हमें कहाँ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इकोनॉमी की बात करें, इंडस्ट्रियल लिंक की बात करें। जी प्लीज सर, रिसर्च के लिए सबसे बुनियादी चीज़ जो है ना, हमने देखा मुझे मौका मिला चाइना में जाके ये देखने का। मैं कोरिया 2-3 दफ़ा गया, वहाँ जाके मैंने उन लोगों को विजिट किया, देखा। जापान में मैंने जितनी बड़ी कंपनी है, हिटाची है, ये रिकागो है, ये जितनी इनके हेड ऑफिस में ट्रेनिंग के लिए हम गए, शिमात्सु में गए। कोरिया में कोरिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये जो जिनके सेलफोन सैमसंग वगैरह, उनका मुझे विजिट करने का मौका मिला। एक बात तो बहुत क्लियर है कि वहां पे कोई कदगन नहीं है कि आपके ज़हन में कोई आइडिया आया, एक जगह बनी हुई है, उसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ है इन्फिनिट आइडियाज। स्कूल का बच्चा भी आ सकता है, यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज का बच्चा भी आ सकता है। वो कहते हैं क्या आइडियाज है, वो उसको रोकते नहीं, उसके कहते चलो लेट्स स्टार्ट वर्किंग। तो पहली चीज जो है वो है आइडिया, बिल्डिंग ऑफ आइडिया। हमारे यहाँ सबसे बुनियादी यहाँ पे टीचिंग में एक इशू आ जाता है कि हम बच्चों को ओपन अप नहीं करते, हम उनको सवाल करने का मौका नहीं देते। तो हमें चाहिए, हालांकि यूनिवर्सिटियों में सवाल उठाना रिसर्च का पहला जीना है। इंटरैक्टिव टीचिंग ही इस चीज के ऊपर बुनियाद रखती है कि हम बच्चों से सुने उनकी बात, और बच्चे उस वक्त आपसे सवाल पूछेंगे जब कुछ खुद जान के आएंगे। जब उनको पता है कि मुझे ABC सिर्फ रट्टा लगा के उसी के ऊपर जवाब देना है, वो किसी और चीज की तरफ तवज्जो नहीं देते। तो बुनियादी चीज जो है वो हमारे सिस्टम में, ना सिर्फ यूनिवर्सिटीज में बल्कि वो स्कूल और कॉलेज एजुकेशन में भी, वो है इनोवेटिव थिंकिंग। तो ये बुनियादी पहली चीज है कि बच्चों को गलत आइडियाज, तो फिर क्या, हजारों करोड़ों आइडियाज ऐसे होते हैं जो अपनी मंजिल तक ही नहीं पहुंचते। मैं कोरिया में एक उनका इनोवेटिव सेंटर था, उसमें गया तो उन्होंने टेलीफोन एक हमें दिया, रिसीवर वाला था, उन्होंने सर के ऊपर रखा और दूसरे कमरे में से बंदा बात कर रहा है और मैं उसको सुन रहा हूँ सर पे, कान की बजाय। तो मैंने कहा ये क्या? वो कहते जी जो बंदे बहरे हैं हमने उनके लिए बनाया, सर के ऊपर रख के भी ये सुना जा सकता है और पूरी आवाज आ रही है। तो मैंने कहा आप क्या? वो कहते जी हमारा बिल्कुल छोटा सा सेंटर है, इस साल हमने 550 हमारे पास पेटेंट से, यानी इनोवेशन से अगली स्टेज पे हमने पेटेंट्स बनाए, उनमें से कोई 100-150 जो है वो मार्केट हुए। मैंने कहा बाकी? कहते बाकी हमने कल कर दिए। डॉक्टर साहब आप HEC में थे, रिसर्च देखते थे, कभी आपने वहां ये आवाज उठाई या आप कामयाब हुए, सोचा या नहीं सोचा? होपफुली आप ऑनेस्टली जवाब देंगे कि जो पेटेंट बनाता है, जो प्रोफेसर, जो रिसर्चर, हम क्यों नहीं कहते कि जा भाई तेरा 80% तो इस पे काम कर, बाकी किसी फर्म का या यूनिवर्सिटी का इतने % और हम उसको ओन भी करें। हम क्यों बड़े, आप लोगों ने कभी चाहा, कभी कोशिश की कि हर यूनिवर्सिटी अपने एरिया के जो बड़ा साइंटिस्ट है, म्यूजिक को ज्यादा जानने वाला है, फोक को ज्यादा जानने वाला है, फनून लतीफा को ज्यादा जानने वाला है, या वो चलिए वो काश्तकारी अच्छा करते हैं, वो अच्छा ग्रोअर है, तो उसको स्टूडेंट्स में बिठाएं, उसको यूनिवर्सिटी गोद ले ले, थोड़ा सा स्टाइपेंड उसे दे दे। कभी सोचा आपने? इस तरह भी तो यूनिवर्सिटी एक कम्युनिटी सेंटर बन सकती है ना। अब
दो सर मैं इसको जवाब दूंगा। एक तो ये कि जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल में गया तो सबसे पहला काम मैंने ये किया कि जो कमिंग 14 अगस्त था उसमें मैंने कहा कि इलाके के जितने बुजुर्ग बंदे हैं जो अबव 65 या 70 की रेंज में, उनको सबको ले आओ। तो मैंने यूनिवर्सिटी में बुजुर्ग इकट्ठे कर लिए और अपने जो फैकल्टी थी उनको कहा कि मेल और फीमेल सब उनके साथ, जो खवातीन भी आई उनको उनके साथ बिठा दिया, उनको मेल्स के साथ बिठा दिया और एक बोर्ड टेबल पे कैरम बोर्ड रख दिया, किसी पे कुछ रख दिया। मैंने कहा आप मेरे बच्चों के साथ 2 घंटे गुजारें, आप उनको बताएं कि आपने जिंदगी में क्या किया, क्या सीखा और आप हमें क्या बताना चाहते हैं। ये बच्चों से आपकी क्या तवक्कुआत हैं, इनको ऑन करें, अपनी कहानियां सुनाएं बचपन की और इनसे पूछें कि ये क्या है। तो जो आप कम्युनिटी सेंटर का कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, मैंने ये काविश की कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम अपने बुजुर्गों की बातों को अपनाएं। हमारी इस वक्त इन्हतात की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने बुजुर्गों से कट ऑफ कर लिया। ये सर लंबा मौजू है, मैं दूसरे की तरफ आ जाता हूँ, पेटेंट वाले की तरफ। सर पेटेंट का ये है कि जब मैंने HEC ज्वाइन किया उस वक्त जो सबसे पहले मैंने डाटा वहां से लिया, आपके इल्म में है जब ये UGC हुआ करता था तो UGC में 2002 से पहले जी, तो UGC में रिसर्च और ये यूनिवर्सिटीज के ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं हुआ करता था। जब HEC रिसर्च के दायरे में हम 2002 के बाद में, इनफैक्ट मैं उसका आपको सिर्फ एक फिगर देता हूं, जब आए तो सबसे पहली जो एक यार्ड स्टिक यूज की जाती है वो नंबर ऑफ पब्लिकेशंस हैं, और उस वक्त 800 तो कुछ 25 या 26 पब्लिकेशन पूरे मुल्क की थी। सही 2002 में सही पूरे कंट्री की सिर्फ इतनी थी। एक तो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, हम इंडिया से भी आगे हैं पर पर्सन। मैं सर वो भी फिगर आपके साथ शेयर करता हूँ। उस वक्त इतनी थोड़ी थी और नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज भी बहुत थोड़ी थी, लेकिन उसके बाद यूनिवर्सिटीज भी बढ़ी। हमने एक कल्चर बिल्ड किया कि क्यों ना तहकीक और पब्लिकेशंस की तरफ आया जाए। ये पहला स्टेप है जो असल यूनिवर्सिटी का काम है। ये सर पहला स्टेप है इनोवेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और कमर्शियलाइजेशन में जाने के लिए। अब लेटेस्ट पिछले साल का डाटा जो है हम 35,000 सिर्फ पिछले साल की पब्लिकेशन है, एक साल की। कहाँ वो 800 थी, कहाँ हम 35,000 को क्रॉस कर चुके 2022 में। इस दफा एक्सपेक्टेड है कि हम 40,000 क्रॉस कर जाएंगे। नंबर ऑफ पब्लिकेशंस तो हमारी बढ़नी शुरू होगी। हमारा सिस्टम एकदम लॉपसाइडेड हो गया कि हमारा सारा फोकस जो था वो रिसर्च पब्लिकेशंस की तरफ शिफ्ट हो गया और इनोवेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और वो पीछे रह गई। क्यों पीछे रह गई? आपने बड़ा अच्छा पॉइंट एक रेज किया कि हमने उसको कैपिटलाइज करने का साथ ही इमीडिएटली लॉन्च ना कर सके प्लान। प्रोफेसर साहब की प्रमोशंस हमने पब्लिकेशंस के साथ नहीं कर दी और वो पब्लिकेशन के साथ लग गए वो सारे। सॉरी टू से मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगा, उसके एक केमिस्ट्री के एसोसिएट प्रोफेसर ने 365 दिनों में 370 रिसर्च पेपर दिए। चले मैं इसके ऊपर मैं भी थोड़ा सा वो नहीं किसी का वो। डॉक्टर साहब ये साफ नजर आता है ना, इसमें प्लेजरिज्म भी होगा, इसमें सुपरविजन की कमी भी होगी, स्टूडेंट्स का डाटा या तो होने को बहुत बड़ा। एनीवे सर आपने जैसे शुरू में बात की कि ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस था, ये एवोल्यूशन हुई। जब मैं 14 में मैंने सारा डाटा देखा, पब्लिकेशंस का सब कुछ देखा, तो फिर मैंने तमाम यूनिवर्सिटीज़ को एक लेटर लिखा। मैंने कहा कि अब इतनी पब्लिकेशंस हो चुकी हैं, हर शोबे वाला बंदा उसने अपने सब्जेक्ट में 50-100 पब्लिकेशंस कर ली हैं। अब मैं जानना ये चाहता हूँ कि जिस स्पेशलाइजेशन के ऊपर उन्होंने ये कर ली है वो यूनिवर्सिटीज़, वो लोग बताएं। यहाँ मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन सर, हमारे एक दोस्त हैं प्रोफेसर डॉक्टर इलियास तारिक, आजकल PVC हैं सरगोदा यूनिवर्सिटी में, तो वो एक सवाल उठाया करते हैं आपके नेम से। वो कहा करते हैं कि जो हम ये रिसर्च कर रहे हैं ना, बेसिक विच इज नॉट अप्लाइड, दैट इज समथिंग एल्स। ये रिसर्च अब बाहर नहीं होती और होता ये है कि वो हमारा बेसिक डाटा बाहर वाले जरूर इससे उठा लेते हैं। इज इट ट्रू? बिल्कुल ट्रू। मैं इसको अभी जो जोड़ने जा रहा हूँ आप वो देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जब मैंने 14 में इमीडिएटली 2 काम मैंने जिनको मैं कहता हूँ मैंने बहुत अर्जेंट किए इमीडिएटली। एक तो ये किया मैंने तमाम यूनिवर्सिटी को कि आपने आज तक कितने पेटेंट फाइल किए मुझे बताया जाए।
सही, जब आप HEC में बैठे जी हुए कि मैं जानना चाहता हूं कि वो पेटेंट्स अगर बन गए तो अब आप टेक्नोलॉजी में हम उनको डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए पेटेंट एक फॉर एग्जांपल छोटा सा एक नट भी पेटेंट हो जाता है, पूरी मशीनरी का हिस्सा बनने के लिए वो मेरे नहीं किसी और के काम आएगा। एक बंदा लेंस बना लेता है, पेटेंट कर लेता है, वो कल को आपके फोन में जाता है, फोन कंपनी परचेज कर लेती है। सही। तो मैंने ये जानना चाहा कि हमारे कितने पेटेंट हैं। पेटेंट पॉलिसी नहीं थी HEC के पास, वो उसके ऊपर बहुत सारा काम हुआ, पेटेंट पॉलिसी बनी। अब लेटेस्ट आपसे मुलाकात से पहले जो मेरे पास मालूमात हैं वो हैं कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपने तौर पे बहुत सारे पेटेंट फाइल कर रही हैं और यूनिवर्सिटीज़ को बहुत सारे पेटेंट्स मिल चुके हैं। HEC ने भी पेटेंट्स फाइल किए, उसकी एक तरीकाकार है कि काफ़ी सारी फीस है, इंटरनेशनल एडवोकेट्स होते हैं वो जो इंटरनेशनल लेवल पे। सब इनकलाब कहाँ है? जी ये बात है कि अब वो जो पेटेंट्स हो गए सर, अब नेक्स्ट चीज ये है कि उन पेटेंट्स को क्या हम विद इन ड्यू टाइम उनकी मार्केट इंटरनेशनल लेवल पे करके सेल कर सकें कि नहीं कर सकें। अगर नहीं किया तो वो मेरा पेटेंट जो है उसकी हर पेटेंट की एक लाइफ है। मैं अगर उसको 5 साल है 3 साल है जो पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन है देती है 3 साल तक मेरा है, 3 साल के बाद या वो कल कर दिया जाता है या ओपन हो जाता है। तो दुनिया में लोग जो करते हैं वो उन्होंने बहुत सारे ब्रोकर्स आगे रखे हुए हैं। आपकी बात से एक डॉक्टर साहब बात निकली, मुझे यूं लगता है कि जिस तरह नाज़रीन हम कभी FSC में या इंटरमीडिएट में और BA में कहते थे मुतालिया पाकिस्तान और इस्लामियात लाजमी है, अब यूं लगता है कि यूनिवर्सिटियों में हर स्टूडेंट के लिए एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ कोर्स जो है वो लाजमी सब्जेक्ट हो गया। ऑफ कोर्स। और इसके अलावा मार्केटिंग बहुत बड़ी। अगर मार्केटिंग आपके पास या मार्केटिंग स्किल नहीं है, अगर आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप का कोई जो है ना वो स्किल नहीं है, तो फिर आपकी पकी पकाई खराब तो हो सकती है, काम नहीं किसी काम की भी नहीं सर। ये जो मैं उस लैंडस्केप की बात कर रहा था रिसर्च की, तो स्टार्ट तो होता है हमारे इनोवेशन से, और इनोवेशन जो आपकी की जाती है उसकी रिकग्निशन उस वक्त तक नहीं होती जब तक आपकी वो कहीं इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिकेशन। यहाँ फिर मैं एक बात आप ही की चलेगी डॉक्टर साहब, हैंड्स ऑन दो ही तरीके हैं ना, क्लास में और जिस तरह मैं कहा करता हूँ, कल परसों भी एग्जांपल दे रहा था, डॉक्टर अगर हॉस्पिटल नहीं जाएगा 3rd ईयर के बाद तो वो डॉक्टर नहीं बन सकता, तो इंजीनियर भी नहीं बन सकता। अगर वो हैंड्स ऑन क्लासेस कुछ क्लास में और कुछ वहां पे जाके वहां उसको उसका जो सुपरवाइजर है वो गाइड करे और यहाँ पर उसको उसका उस्ताद गाइड करे, और दोनों में कम्युनिकेशन होनी चाहिए। जब तक आप बुक वार्म बनाते हैं तो ये कुछ फायदा नहीं है। तो ये सवाल लेके फिर आप ही की बात, क्या वो जो मल्टी डिसिप्लिन, इंटरडिसिप्लिन और ट्रांजिशन डिसिप्लिन है, तो ये जो आपकी फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी है, इसको हम टेक्सोनोमी से जान छुड़ाएं, इसको अब हम सीधा फार्माकोलॉजी में लाएं, फार्माकोलॉजी में लाएं, और इसको हम सीधा प्लांट ब्रीडिंग में लाएं, और ये मुख्तलिफ सब्जेक्ट, फॉरेस्ट्री वाले, एग्री वाले, बॉटनी वाले, बायोटेक्नोलॉजी वाले मिलके, मुझे कहीं मिलके का निपजी बंद हो गया, नायाब बंद हो गया, व्हाट इज दिस? आपने मेरा जो बाद में बात करनी थी आपने मुझे वो पहले शुरू करा दी कि जब लैंडस्केप से हम अगले स्टेप पे जा रहे थे वो यही था कि हमारे यहाँ फेलियर, मेरी इंडिविजुअल रिसर्च है, आपकी इंडिविजुअल रिसर्च है, एक बंदे की इंडिविजुअल है, बेशक सिमिलर जॉब कर रहे हैं, सिमिलर काम कर रहे हैं, अगर हमारा कंसोर्शियम बना हुआ हो मेरे सब्जेक्ट का और हम उस कंसोर्शियम के तहत मिलकर इकट्ठे आगे चलें, तो वो जो उसकी आउटपुट होगी वो बहुत ही अहम होगी। 4 लोग एक, और उसमें से जो है वो टेक्नोलॉजी ड्राइव करना आसान है। अब हो ये रहा, जब मैंने शुरू में कहा था कि लॉपसाइडेड हो गए, हम लॉपसाइडेड इसलिए हो गए कि मेरा सारे का सारा प्रमोशन का और फ्यूचर जो है मेरी सिर्फ नंबर ऑफ पब्लिकेशंस और इम्पैक्ट फैक्टर पर रह गया। तनख्वाह की भी बात कर रहे ना, कितनी बड़ी सर, और हमारा इस पर जोर लग गया कि हमने पंजाब सरकार के साथ रहना है, कि हमने वो क्या HEC ने शुरू किया हुआ है, मुझे उसका नाम भूल गया, ट्रैक सिस्टम जो TTS पे जाना है या TS पे जाना है, तो ये हम कब बाहर निकलेंगे? ये अब तो खैर मौजूदा जो चेयरमैन साहब इन्होंने TTS बंद कर दिया, उन्होंने नोटिफिकेशन में। आप एग्री या ठीक किया? मैं 200% एग्री करता हूँ
कि ये उस वक्त भी जो एकदम किया गया था उसके पीछे ये शायद फलसफा था कि जी रिसर्च करेंगे, अप्लाइड करेंगे। एक नहीं, उससे हटके नहीं, रिसर्च का सर अगर वो क्राइटेरिया भी देखें तो दोनों में उसके 4 पब्लिकेशंस अगर साल की चाहिए तो वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, जबकि जो बीपीएस वाला वो 20 अगर कर रहा है तो वो उसके पीछे बैठा हुआ। आपकी बातें चलती रहेंगी। जब आप एचईसी में थे सर, आप ओरिक्स देखते थे? जी मेरे अंडर था। ओरिक्स फेल क्यों हो गया डॉक्टर सर, बहुत अच्छी बात आपने की सर। इस वक्त 80 के करीब ऑरिक्स हैं, सही, ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है। ऑरिक्स की मुझे फिर थोड़ा पीछे जोड़ना पड़ता है बातों को कि ऑरिक की जिम्मेदारी ये है कि वो ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन। अब जब ऑफिस है, ये एक ऑफिस है, उसमें हमने एक स्ट्रक्चर दिया है कि जी ये ऑरिक का होगा, इसके पास ये मार्केटिंग का बंदा होगा, ये इसका रिसर्च ऑफिस है, उसके 6 बंदों का बना दिया कि ये लोग होंगे जो उसको रन करेंगे। अब वो बंदे उनका ऑफिस सेट कर दिया एचईसी ने। उनके पास कमर्शलाइजेशन से प्रोडक्ट जो है वो तो यूनिवर्सिटी स्टाफ से आनी है। उन्होंने यूनिवर्सिटी स्टाफ से लेना है कि आप मुझे बताएं क्या है, मैं इंडस्ट्री के पास लेके जाऊं फॉर कमर्शलाइजेशन। इन यूनिवर्सिटी स्टाफ को हमने लगा दिया कि तुसी रिसर्च पर्चे जितने ज्यादा हो गए, यूनिवर्सिटी रैंकिंग हमने शुरू कर दी। रैंकिंग में सारी की सारी हमने इम्पैक्ट फैक्टर और उन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देनी शुरू कर दी। नंबर ऑफ पब्लिकेशंस, मैं यूनिवर्सिटियों के नाम नहीं लूँगा, मैं उस वक्त जो रैंकिंग थी वो मैं किया करता था और कंपटीशन हुआ करता था कि जी मेरी यूनिवर्सिटी के इस वक्त 700 पेपर अकेली के हो गए तो दूसरे के 705 हो गए, तो इनको बढ़ाएं। तो ये एक बड़ा कंपटीशन शुरू हो गया था सिर्फ इस बेस के ऊपर। तो ऑरिक्स जो था वो पीछे जाना शुरू हो गया। होना ये चाहिए था, जो हमने किया उसमें से हमने बहुत कुछ सीखा। ऑरिक्स जो है अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, मैं नस्ट को जानता हूँ, इतना इफेक्टिव ऑरिक काम कर रहा है। क्यों कर रहा है उसको स्टडी करने की ज़रूरत है। सर उनके पास फ्री हैंड कितना है, उनके बंदे जो वहाँ काम कर रहे हैं उनके पीछे फोर्स क्या है, उनको प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलती हैं, वो मार्केट कहाँ जाके करते हैं। आपने शुरू में कहा कि उनकी परसेंटेज होती है, जैसे एक अगर कोई बंदा इनोवेटिव इंसेंटिव, अगर उसको हम इंसेंटिवाइज करते हैं तो दूसरे मेरे ऊपर बड़ी सीधी सी बात है, वो 5,500 के करीब इंस्टीट्यूशंस, उनकी रिसर्च बिकती है तो अमेरिका है ना। हम समझते शायद वो चौहान की बारिश के वो फार्मूले बेचता है, दूसरी अमेरिका अपनी यूनिवर्सिटियों की वजह से। अमेरिका इज अमेरिका। बिल्कुल। तो अगर आपके पेटेंट है तो आपका रिसर्चर तो मिलियनियर बिलियनियर होना चाहिए। ऐसे ही है। अब वो पेटेंट्स बन गए, लेकिन निजी और नया बंद होते जाओ। मैंने पूछा, बहुत बड़े हमारे रिसर्चर हैं, उनका बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने उस दौर में कि आपके ये जितने पेटेंट्स बने हैं, बड़े अहम पेटेंट्स हैं, इनमें से कोई सेल हुआ या प्रोडक्ट बनी? तो उन्होंने कहा कि अभी हम सिर्फ बनाने में कामयाब हुए, अभी हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैंने उनसे ये डिस्कस किया कि जब तक आप काम करके उसको मंथ की इंजाम तक लेके जाएंगे, हो सकता है दुनिया में आपका बहुत सारे लोगों ने पेपर पढ़े हुए हैं, वो ओवरनाइट ये सारी चीजें करके टेक्नोलॉजी में आपसे आगे चले जाएंगे। तो हम साइटेशन पे खुश होते रहे, हम क्यों नहीं इम्पैक्ट फैक्टर पे खुश, हम क्यों नहीं इनको जल्दी से मार्केट कर लेते? अब वो मार्केट करने के लिए आपका पेटेंट जो है ना, आपकी इंडस्ट्री नहीं उठाती सर। आपकी इंडस्ट्री में इतना दमखम नहीं है। आपकी इंडस्ट्री जो है वो रिप्रोड्यूस करती है, कॉपी करती है। अगर आप मुझे माफ करें और माइंड ना करें, जब तक इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटियां, दोस्तों डॉक्टर साहब, आपस में मनकुआ नहीं होंगे, ना यूनिवर्सिटी चल सकती है ना इंडस्ट्री चल सकती है। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। बात पेटेंट तक पहुंच गई और आज हम इतनी गहरी रिसर्च में चले गए, इस तरह गोताजन हो गए। मैं तो प्रोफेसर डॉक्टर तारिक महमूद साहब के शहर में इस तरह गिरफ्तार हो गया, ना वक्त का पता चल रहा है ना बातें खत्म हो रही हैं। डॉक्टर साहब, जहां से सिलसिला टूटा था, पेटेंट को मार्केटिंग करना है, वो ना हो बनाई पकाई रखी की रही रह गया, इसको कैसे यूजफुल बनाएंगे? बहरहाल मकामी मुलाजमीन और मकामी सियासत की आशीर्वाद रखने वाले मुलाजमीन और एहसन इकबाल साहब मोहतरम के लोगों से ये पिसते रहे। अल्लाह ने जो मौका दिया मुख्तलिफ ममालिक में
जाने का भी, लोगों से डिस्कस करने का भी, देखने का भी, कहीं ट्रेनिंग्स देने का भी या लेने का भी, मेरा ये बहुत बड़ा इंटरेस्ट होता था, जिसका आपने थोड़ी देर पहले भी कि ये किस तरह मर्ज की जाए हमारी इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी के, हम आगे चल सकें, किस तरह सिंक्रोनाइज सिंक कैसे हो। हमारे यहाँ दो चीज़ें हैं, हमारा जितना इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, विद ड्यू सॉरी अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो मैं पहले माजरत कर लेता हूँ, हमारी इंडस्ट्री जो है उसमें स्वाय चंद एक इंडस्ट्रीज को ज़्यादातर हमारा प्रोडक्शन सिस्टम है। हम आप कहें टेबल बन रहा है तो हमारी जो इंडस्ट्री है वो टेबल्स बना रहे हैं, वो लोग बना के मार्केट सेल कर रहे हैं सारे में। हमारे यहाँ हम कोई एक कपड़े की इंडस्ट्री है तो डिज़ाइन बना हुआ है तो हम उसको सेल किए जा रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी भी बनाई जी, हमारे यहाँ जितनी है इंडस्ट्री के अंदर रिसर्च नहीं है अपनी। कोरिया के अंदर जो दो दुनिया में मैंने मॉडल देखे इंडस्ट्री और एकेडमिया के, कोरिया के यूनिवर्सिटी जो है काइस्ट, उसका नाम है KAIST, कोरियन एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो एशिया में इस वक्त नंबर 1 पे है। सर उनके जब मैं गया वहाँ पे, मैंने प्रोफेसर साहबान डीन से डिस्कशंस की। उनकी लैब्स में जब मैं जाता हूँ तो देखता हूँ कि 15 पोस्ट डॉक हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं। किस चीज़ पे? कि जी एलजी से वो बायोफ्यूल करना है और इससे हमने जेट उड़ाना है। तो मैंने कहा 15 पोस्ट डॉक इस पे लगाए हुए हैं एक ही काम पे। वो कहते जी ये भी थोड़े हैं। मैंने कहा ये कैसे, और इनकी फंडिंग कौन कर रहा है? बाहर लिखा हुआ है सैमसंग लैब, किसी के ऊपर। मैंने कहा ये, वो कहते जी हमने हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको कहा कि वो यूनिवर्सिटी में अपनी लैब बना दें। इंडस्ट्री ने यूनिवर्सिटी के अंदर अपने नाम की लैब बना दी और उसकी वो फंडिंग करते हैं। हमारे बच्चे, उनका जो टारगेट होता है उसको असेस करके आइडियाज बिल्ड करते हैं, उनको कहीं नहीं जाना पड़ता। मैं डॉक्टर साहब यहाँ एक जुमला कहूंगा, इसका क्वेश्चन से ताल्लुक नहीं, आपने यहीं से बात शुरू करनी है। मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त क्यूट से, वो बड़ी यंग एज में प्रोफेसर हो गए हैं। तो मैंने कहा आप प्रोफेसर हो गया माशाल्लाह, और न्यूट्रिशन आपका सब्जेक्ट है, तो जिस शहर में, जिस यूनिवर्सिटी में आप हैं वहाँ तो फूड इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा है, तो सुना कैसा चल रहा है? वो कहता है जी नहीं मसूद साहब, कोई भी यूनिवर्सिटी में फंक्शन होता है मैं फोन करता हूँ, वो कहते हैं जी प्रोफेसर साहब को इतने जूस के डब्बे भिजवा दें बच्चों के लिए, प्रोफेसर साहब को इतनी चिप्स भिजवा दें। ये उसने प्रोग्रेस बताई। मैंने कहा प्रोफेसर साहब ने उस इंडस्ट्री को कुछ दिया, कोई ऐसे स्टूडेंट्स दिए, तो फिर उसने वो मुंह को वैसा बना लिया। मैं वैसा कैमरे के सामने बना नहीं सकता। तो मोहतरम हमारे लिए प्रोफेसर को प्रोफेसर लगना भी चाहिए। ये भी मेरी एक बात है। मैं एक थोड़ा सा इससे मजाक के लिए, कायदे आजम प्लेटफॉर्म पे थे, गाड़ी में आना था, तो एक साहब इधर जा रहे हैं फिर आ रहे हैं, तो कायदे आजम साहब पूछते हैं सर ये गाड़ी कब आएगी? उसने माइंड किया, बोला नहीं। दूसरी दफा गाड़ी कब आएगी सर? उसने फिर माइंड किया। तीसरी दफा वो आए तो उसने कहा सर विद ड्यू अपॉलोजाइज, कायदे आजम पूछते ये गाड़ी कब आएगी? उसने कहा आई एम नॉट अ स्टेशन मास्टर। तो कायद ने कहा फिर आप लग क्यों रहे हैं स्टेशन मास्टर? तो बात ये है कि प्रोफेसर लगना भी चाहिए। एक्चुअली वो स्टेशन मास्टर नहीं था, वो जज था, और कायद की आदत का आपको पता था। तो मैं कहता हूँ प्रोफेसर को शक्ल से, अकल से, गुफ्तो शनीद से, एथिक्स से, ये मेरा एक बड़ा सवाल है, प्रोफेसर लगना भी चाहिए। सर इस पे भी मुझे मौका दीजिएगा। सर वो जो कोरिया की मैं बात कर रहा था कि उनके मॉडल में ये है कि पहली चीज तो ये है कि इंडस्ट्रीज के साथ उनके एमओयूज इस किस्म के साइन हैं कि इंडस्ट्री उनके अंदर अपनी लैब बना के स्पॉन्सर करती है। सही। ऐसा करने से वो इंजीनियरिंग के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, इलेक्ट्रिसिटी के हैं, वो किसी भी सब्जेक्ट के बच्चे हैं, वो उसमें आके रिसर्च करते हैं। मेरे एमफिल के बच्चे आपके रिसर्च के, आपके पीएचडी के पोस्ट डॉक्टरेट उसमें रिसर्च करेंगे। मेन थीम उनका है कि जी अगर वो टच फोन बना रहे थे तो उन्होंने कहा जी कि हमारा ये इस पे आगे कहाँ जाना है। वो लोग आके वहाँ आइडियाज पे काम करते हैं, प्रोफेसर्स अपने थीसिस करवाते हैं, प्रोफेसर्स अपनी रिसर्च करवाते हैं। आउटकम ऑफ दैट रिसर्च गोज डायरेक्टली टू सैमसंग कंपनी, एलजी कंपनी। तो उन्होंने जितनी उनकी बड़ी कंपनीज थी उनको कास्ट में लिया है। एडमिनिस्ट्रेटिवली सारा
रिसर्च जितना मतलब उसको कहते हैं ना इंटेलिजेंसिया है, और बच्चों का जितना ग्रुप है वो वहां उनके पास मौजूद हो गया सारा, जो कि उनको हैंडल करना बहुत आसान है। दूसरा आइडिया था जो जापान में है। जापान में शिमात्सु कंपनी के हेड ऑफिस में गया, उन्होंने मुझे HPLCGC आप जानते हैं वो कंपनी है, वो जो बना रही थी, मैं जब उनके सेंटर में गया तो बहुत सारे बच्चे काम कर रहे हैं। वो मैंने कहा ये आपकी इतने सारे रिसर्च, उन्होंने कहा नहीं दिस इज आवर रिसर्च यूनिट, और इस रिसर्च यूनिट में यूनिवर्सिटी से हमने बच्चों को लिया हुआ है, वो आते हैं, वो यहाँ आके रिसर्च करते हैं। सही। और वो रिसर्च करके जो भी आइडिया होता है, कि चीज़ होती है, वो हमारा होता है, हमें दे के तो चले जाते हैं, हम उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं, लिहाजा आउटकम जो है उनकी रिसर्च की वो हमारे पास रहती है। हमारे यहाँ हमारी इंडस्ट्रीज, जैसे मैंने पहले कहा कि थोड़ी बहुत रिसर्च है इंडस्ट्रीज में, कहीं कहीं ऐसे बबल्स हैं मौजूद, लेकिन चूंकि हमारी ज़्यादातर इंडस्ट्री जो रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है। मेरा दोस्त, मेरा भाई जो जिसकी इंडस्ट्री है, उसको ये होता है कि सुबह मेरा इतने मैंने बिस्किट्स के डब्बे बनाने हैं, इतना पैसा खर्च किया है, इतने रात को मैंने कमाए हैं, रोकड़ चेक करनी है और कितने हो गए कितने नहीं हो गए, कम बेशुल होगी तो वो मैं उसके मुताबिक काम करूंगा। जबकि दुनिया में इंडस्ट्रियलिस्ट जितना है, जो इनोवेटिव इंडस्ट्री में आया, जिन्होंने आके ह्यूमन बीइंग का, बनी नौ इंसानियत के ऊपर काम किया, उनका सबसे बड़ा काम यह था कि उन्होंने अपना मेन मुनाफा नहीं देखा, उन्होंने डेवलपमेंट देखी। डॉक्टर साहब, हमारे गुजरांवाला की जो क़यादत है रिसर्च की, हायर एजुकेशन की, फैसलाबाद की जो क़यादत है, रहीम खान की जो क़यादत है, सियालकोट की क़यादत है, हम कहते हैं आप इंडस्ट्री को इन्वॉल्व क्यों नहीं करते? वो कहते हैं जी फैमिली की इंडस्ट्री है। अच्छा, फैमिली की इंडस्ट्री है, उनका अपना लेना देना बढ़िया सिस्टम है, तो वो हमें लिफ्ट नहीं कराते। मैं वहां एक कर्ज करता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप कोई फार्मूला बनाए, कोई तुसी सप कढ़ोगे तो देखेंगे ना, आप कुछ कोई डिफरेंट चीज लेके जाए तो आप देखिए मैं कई दफा प्रिंसिपल्स को, वाइस चांसलर्स को कहता हूँ, कमाल ये है कि वालिदैन से आप मकामी जुबान में बोले, आप क्लास में जितनी मर्जी इंग्लिश बोले, आप क्लास में पंजाबी और किसी का अनपढ़ वालिद आए तो उन्हें अंग्रेजियां मारो, तो इस तरह काम नहीं चलता। आप इंडस्ट्री वाले के पास प्रोफेसर, आप टाई की बजाय धोती पहन के चले जाए, उसको में चले जाए, उसको कुछ दिखाएं, उसको चाय पे बुलाएं, उसको मेरी डॉक्टर साहब पूछते हैं बात, अब आपने कहना ये कैसी अजीब बात कर, मैं तो कहता हूँ इंडस्ट्रियलिस्ट को, ये जो क्राइम सिंडिकेट रखे हुए हैं ना, जिसमें MPA MLA आपने रखे हुए हैं, उसकी बजाय आप ना कहें, मुझे तो कहने देना मैंने रखे नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट को रखे। मैं गवर्नर साहब को भी ये कहूंगा उसमें कि आप इंडस्ट्रियलिस्ट को रखें, उनको वो आपको याद है डॉक्टर साहब, इसे कहते हैं इंडस्ट्री। हम कभी गुजरांवाला से आते थे लाहौर, वो कहता था गरम टिक्की करता, ऊपर चढ़ जाता था, उसकी खुशबू ऐसी मत मार देती थी, दादे को पोते को लेके देनी पड़ती थी, हमें खुद खरीद, फिर वो जो थोड़ी थोड़ी दाल डाल देता था पहले ही आते ही तो वो आपका एपिटाइजर, वो सारा। भाई आप पहले कोई वो क्या कहते हैं, कोई जादू जगाओ ना प्रोफेसर, तो इंडस्ट्री आप अट्रैक्ट करो। अब इसका मैं ये जवाब नहीं है, इसके ऊपर एक सीधा हासिल डिस्कशन है, ये है कि मुर्गी पहले या अंडा, हम इसी में रहेंगे। ये कि क्या इंडस्ट्रियलिस्ट पहले बात करेगा, या वो कोई चीज लेके जाएगा, या वो पहले कहेगा मुझे ये चाहिए, वरना यूनिवर्सिटियां बंद हो जाएगी। सर मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ ना, इंडस्ट्री भी बंद हो जाएगी फाइनली, दोनों तरफ होनी चाहिए, दोनों तरफ। वजह यही है, जैसे अभी आपने फरमाया कि मुझे कुछ यूनिवर्सिटीज में, जब मैं HEC में भी था, मैंने वहाँ 3-4 बड़े मूव्स करवाए, इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स भी करवाई, बाकायदा एग्जीबिशंस करवाई, मैंने बुलाया सबको भी। इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ना, मैं उनको ब्लेम नहीं दे सकता, वो मेरा जो साइंटिस्ट है वो लगा हुआ है कि रिसर्च पेपर मैंने यूं किया और ये चीज़ कर ली, वो आता है तो वो कहता है जी ये मेरे किस काम की चीज़ है की है, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं पंखा बना रहा हूँ, मुझे ये बताएं कि ये पंखे की एफिशिएंसी मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ, अगर आपके पास कोई चीज़ है तो मुझे दे दें। मैं अगर उसको कहता हूँ अपने प्रोफेसर को कभी इसके ऊपर काम करके कुछ किया जाए, देखें मैं चाइना को 10-15 मरतबा उनकी इंडस्ट्री विजिट की जाके, उन्होंने अब कम्यून पूरा जो है ना, कम्यून देखने वाला है सर। ये जो आपकी घड़ी है ना, वहाँ तोल के बिकती है, 20 रुपए की एक आती है,
ये चाबी 500 बंदा इंडस्ट्री लगी, वो चाबियां बना बना के फेंके जा रहा है। दूसरा साथ वाले गांव में चले जाएं तो वो सिर्फ डायल बनाया जा रहा है। चौथा, उनको पता ही नहीं है कहाँ जाके सेल होनी है, उनको पता ही नहीं है ये कहाँ से आगे बिकनी है, इसका मॉडल कौन डिजाइन कर रहा है। तो सर वो जो इकोसिस्टम बिल्ड करना है ना रिसर्च का, उसमें प्रोफेसर जो है जब उससे बात करते हैं ना, वो कहता है जी कि चाइना ने क्या किया, पहले कॉपी शुरू की। उनको पता ही नहीं था कि जी नाइकी की कॉपी कैसे बनानी है, एडिडास की कैसे बनानी है। उन्होंने इतनी कॉपी की कि जब उनके बराबर पे आ गए, उसके बाद उन्होंने कहा अब जाओ पीछे, अब हम आपको आगे डिजाइन बना के देते हैं कि इसके आगे कहाँ जाना है। हम कॉपी भी नहीं बना पा रहे, हमसे कॉपी भी नहीं बनती। नकल के लिए भी अकल चाहिए। वही, और उसके लिए यूनिवर्सिटी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। चाइना में यूनिवर्सिटी के अंदर रनवे बना हुआ और उसके ऊपर ला के जहाज खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा जी एरोनॉटिक्स वाले सारे बच्चे, हम क्या करते हैं, हम जहाज बना रहे हैं, आप समझ रहे हैं कौन से। अब हमारा प्रोफेसर क्या करता है, वो इतना शर्मीला है, इतना शाई है, बाहर कम्युनिटी से कंवारी कन्या की तरह बात करेगा। वो खुल के बात कर भाई, वो प्रोफेसर है इंसान। और दूसरी बात ये है कि आपको जब बाहर निकलना है, आप निकलती है एज अ चेयरमैन एफिलिएशन कमेटी, अब एकदम पुलिसमैन बन जाते हैं। आप गाइड करो अदारों को। हमारी सोच का डॉक्टर साहब ये आलम है, मेरा सर पीटता हूँ कि बांग्लादेश में आप जाएं, उनके पास ऐसे सॉइल नहीं है ना, वो यूनिवर्सिटियां वर्टिकल बना रहे हैं। हम कहते हैं जी पटवारियों की तरह। मैंने देखा प्रोफेसर आया एक, मैं कहा आप क्या है, कहते हैं मैं बॉटनी का प्रोफेसर हूँ। तो आप क्या कर रहे हैं, कहते हैं जी मैं करूँ नाप रहा हूँ, देख रहा हूँ ये कनालें पूरी हैं। मैं कहता तेरा करूँ छोटा, ठीक है। कहते मैं कहता तेरा 5 फुट मैक्सिमम 5 फुट है। जो करूँ है ना उसके लिए कम से कम 5 फुट 5 इंच वाले बंदे का जो ये है आगे कदम उसके वो तो छलांगे मारे तो तो ये प्रोफेसरों का काम है नहीं डॉक्टर साहब। अब मैं थोड़ा सा वो एक चीज़ रह गई कि इंडस्ट्री एकेडमिया को करने के लिए मैंने 2 आपको एग्जांपल्स दी हमारे जो दुनिया में मॉडल, और दोनों बड़े कामयाब हैं। दोनों ने बहुत तहकीक की और दोनों बड़े आगे जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ रिसर्च तो वहाँ उन्होंने कर ली, रिसर्च आगे नहीं हिल रही। टेक्नोलॉजी पार्क आपने ले जानी थी ना। नहीं सर, टेक्नोलॉजी पार्क प्रोफेसर और वाइस चांसलर आप हैं सर। मैं वहां की बात कर रहा हूँ, मैं इसकी तरफ भी आ जाता हूँ। जरा पाकिस्तान भी आना है ना। जी जी। मैं कहता हूँ, मैं सलाम करता हूँ उस प्रोफेसर वाइस चांसलर पे जिसके ऊपर कोई 200 पैरा होता है। काम करेगा तो पैरे बनेंगे सर, काम करेगा तो ब्यूरोक्रेसी, आप ना जवाब दीजिएगा, ब्यूरोक्रेसी दुश्मनी करेगी सर। अगर किसी का पैरा नहीं बनता तो मैं उसे वाइस चांसलर नहीं मानता, फिर वो किसी और के कंधे पे बंदूक रख के चलाता है। आप जमूद का शिकार हो जाएंगे, आप डिपार्टमेंट नहीं बनाएंगे, आप प्रोफेसर नहीं बनाएंगे, आप प्रोफेसर के पार यूज नहीं करेंगे, फिर आप इंडिपेंडेंट क्या हुए, खुद मुख्तार यूनिवर्सिटी क्या हुई। आप दौले शाह एमएनए से डरते हैं, आप कौडू शाह एमएनए से डरते हैं, आप गामे जट से डरते हैं, आप शीदे राजपूत से डरते हैं, फिर यूनिवर्सिटी नहीं चलेगी, फिर उसकी सियासत चलेगी। आप 4 साल का टेन्योर पूरा करके चले जाएंगे। मैं डॉक्टर साहब सॉरी टू से, मैं जिस दिन कोई वाइस चांसलर काम करने की वजह से जेल में जाएगा तो मैं उसके लिए इतना खाना लेके जाऊंगा कि पूरी जेल खाए, क्योंकि अब ब्यूरोक्रेसी के मुकाबले पे ये चीजें और सियासत के मुकाबले पे ये चीजें होनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं, मिनिस्टर नहीं तंग करते, ये जो वो कहते हैं ना रंडी ते रंडेपा काट लेंगी, उंगला वाले नहीं खिलोन दे। ये जो मकामी एमपीए होते हैं जिनकी यूनिवर्सिटी होती है, वाइस चांसलर ने तो 4 साल बाद चले जाना है, आपके बच्चे वहां पढ़ने, सबसे ज्यादा तंग वो करते हैं। और इनको समझाना जो है, मैं अपील करूंगा चांसलर साहब से, मैं अपील करूंगा सीएम साहब से 18वीं तरमीम के बाद, चूंकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, मुझे पता है आप लोगों की प्रॉब्लम्स का, लेकिन सर हाथ जोड़ के मैं पूछता हूं, ये जितना बाहर से आप लोग सीखते हैं, आपको चीचों की मलियां फेंक देंगे सर, तो फिर आप काम तो नहीं कर सकेंगे सर। तो इसमें क्या करें सर? मैं चैलेंजेस तो होंगे, मैं वज़ीर आज़म के लिए भी, सदर के लिए भी, सब तो चीफ जस्टिस के लिए भी। सर मैं चूंकि ये थोड़ा पॉलिटिकल सेटअप है, मैं इसको नहीं करूं, मैं उसी पे रहूंगा। आप रिसर्च पे, मैं उसी पे तो कुछ कहना है। जी आप बिल्कुल कह सकते हैं। मैं उसकी बात कर रहा था कि हमें उसका नेक्स्ट स्टेप है, उसको कहते हैं। एक छोटी सी ब्रीफ लेते हैं, उसके बाद आपने, मैंने कोई सवाल नहीं करना, आखिरी 10 मिनट में दिल की बातें होंगी। नाज़रीन आप होंगे, प्रोफेसर डॉक्टर तारिक महमूद होंगे। मकामी सियासत
ब्यूरोक्रेसी और साजिशी अनासर का रगड़ा सहते सहते अपना टेन्योर मुकम्मल कर गए, लेकिन नुकसान किसका हुआ? नुकसान नारोवाल यूनिवर्सिटी का हुआ, रिसर्च का। शमा आपके साथ ने गजल आपकी दिल की बातें बताई सर, और रिसर्च से रिलेटेड। सर मैं उसी मौजू को स्टिक करते हुए कि जब ये दोनों चीज़ें हैं कि वहाँ पे रिसर्च हो रही है, इनोवेशन हो रही है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही है, तो इसको जो अक्सर सवाल पूछा जाता है कि ये हमारे यहाँ क्यों नहीं और कैसे किया जा सकता है, तो उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि फिर टेक्नोलॉजी पार्क्स मौजूद हैं। हमने भी ये तजर्बा शुरू किया, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हैं और बहुत कामयाबी से जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी पार्क्स जो हैं उनके अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट भी आता है, इंडस्ट्री वालों को बुलाया भी जाता है, उनके पास जाया भी जाता है। ये एक इंटरफेस है, ये एक लिंकिंग प्रोसेस है यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स के साथ और एक के थ्रू टेक्नोलॉजी पार्क में जाके 2-3 चीज़ें जो बहुत अहम है जिन पे काम किया जाता है। एक ये है कि उनकी बेस के ऊपर वहाँ पर बहुत सारे जो लोग इंडस्ट्री में से हैं वो भी आते हैं, अपने मसाइल के बारे में आके डिस्कस करते हैं। बहुत सारे इंडस्ट्री वाले जो नई इंडस्ट्री शुरू करना चाहते हैं वो भी राब्ता करते हैं। फिर टेक्नोलॉजी पार्क में एक पूरा इकोसिस्टम मौजूद है, उनको बताया जाता है कि ये टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्री कैसे लगानी है, फाइनेंसेस कैसे देने हैं, बैंक्स वाला वहाँ मौजूद है, उसका लॉयर वहाँ मौजूद है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाती हैं। तो ये प्रोफेसर जो है उसका काम जो है वो टेक्नोलॉजी बिल्ड करवाने में, इनोवेशन में, आइडिया डेवलप करने में, और उसके बाद वो साइकिल जो है वो जब आगे मूव करता है तो देखें एक चीज़ है, एक छोटा सा कोई हमने एक चीज़ बना ली यूनिवर्सिटी ने, लेकिन उसको रेप्लिकेट करना, उसको मार्केटेबल कमोडिटी में कन्वर्ट करना, उसको मार्केटेबल प्रोडक्ट में लेके जाना, ये यूनिवर्सिटी से नहीं होएगा। उसके लिए यूनिवर्सिटी के साथ इंडस्ट्री लिंक्ड होती है, उसकी डिज़ाइन होता है, उसका मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी होती है, उसके बाद वो जाके इंडस्ट्री वाले के पास जाएगा और फिर वो आगे जाके इंडस्ट्री में रेप्लिकेट होगा और मास प्रोडक्शन होगी और फिर आगे जाए। लिहाजा ये कंप्लीट रिसर्च सिस्टम है जिसको बिल्ड करने की ज़रूरत है। उसमें प्रोफेसर को भी अपना रोल प्ले करना है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत सारी हमारी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत अच्छे प्रोफेसर्स मौजूद हैं, बहुत अच्छे आइडियाज़ पे काम होते हैं, पब्लिकेशन बड़ी अच्छी होती हैं, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज वो नहीं होते कि वो जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, जो पेटेंट तक लेके जाना चाहते हैं, हमारी लेबॉर्ट्रीज उनको सपोर्ट करें। लिहाजा इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि वो प्रोफेसर्स जो सब्जेक्ट्स ओरिएंटेड हैं, जिनका ये काम है, जो इन चीज़ों को समझते हैं, ऐसे किया जाए कि मुख्तलिफ जगहों पे कंट्री में उस सब्जेक्ट वाइज, उस टेक्नोलॉजी वाइज उनका कंसोर्शिया होने चाहिए। उन सबको चाहिए कि मिलके एक कॉन्फ्रेंस में, एक मीटिंग में अपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर काम करें कि हमने ये एक चीज़ जो है ये बिल्ड करनी है, और वो प्रोफेसर साहबान अपने रिसोर्सेज पूल करें, इंटेलिजेंसिया जो है उसको पूल करें। उसकी बेस के ऊपर जब वो कोई प्रोडक्ट बना लेते हैं उसको इमीडिएटली पेटेंट लेवल पे लेके जाएं, और पेटेंट लेवल पे जाने के बाद बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि फिर जितनी जल्दी हो सकता हो वो इंडस्ट्री के साथ राब्ता किया जाए, ऐसी चीज़ बनाई जाए। अब अगर हम कोई बहुत हाई लेवल की चीज़ आइसोलेट कर लेते हैं जिसकी पाकिस्तान इंडस्ट्री बना ही नहीं पा, हमारे यहाँ कुछ इदारे ऐसे हैं जो मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में वो काम ही नहीं अभी आ रहे। या तो हमें उन्हें फौरी तौर पे उनको बना के हम उनको सेल आउट करें, नहीं तो हमारी इंडस्ट्री में दिया जाए ताकि वो उसमें प्रोडक्ट जो है वो बना सकें। तो देयर इज़ अ नीड टू गो फॉर अ कंप्लीट जो है ना साइकिल फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज इन दिस कंट्री। इसके लिए बहुत ज़रूरत है पॉजिटिव थिंकिंग की। हमें इंसेंटिवाइज करना है प्रोफेसर साहबान को। हमें जो डीमोरलाइजेशन बहुत क्रिएट कर दी गई है कि जी ये प्रोफेसर्स गलत कर रहे हैं, यूनिवर्सिटियां गलत कर रही हैं, हमें इससे निकलना है, हमें मुस्बत सोच के साथ आगे चलना है। हमारे ही प्रोफेसर, हमारे ही स्टूडेंट, हमारे ही शागिर्द दुनिया की बड़ी लेबॉर्ट्रीज में बैठ के यही काम वहाँ बैठे कर रहे हैं और उनका वहाँ पे नाम है। अगर वो वहाँ बैठ के कर सकते हैं, उनमें से बहुत हमारे यहाँ आके वापस करना चाहते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ में जो भी अरबाब इक़्तिदार इस जगह पे है वो ज़रूर जितना आगे बढ़ के कर सकता हो इस मुल्क की तरक्की अगर हम देखना चाहते हैं तो बात याद रखिए, रिसर्च, इनोवेशन
और टेक्नोलॉजी बिल्ड होगी, हमारी इंडस्ट्री दुनिया में मार्केटेबल होगी, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, हम फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, तो इस दुनिया में हम किसी के साथ बाइज्जत तरीके से खड़े होकर बात कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया।